गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 4th यूनिट स्टार्ट की थी पेपर फर्स्ट की, रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स, और उसमें हमने चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम ये हमने देखा था। आज हम करेंगे प्रयोगशाला और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्रों के बीच में रूपांतरण। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, इसको सीएम निर्देश तंत्र इस तरह भी लिखा जाता है, और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र ये एल से डिनोट करते हैं, लेबोरेटरी निर्देश तंत्र। तो इन दोनों के बीच में किस तरह से एक घटना जो लेबोरेटरी निर्देश तंत्र में घटित हो रही है उसको अगर हम द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में प्रेक्षित करें तो वो किस तरह से प्रेक्षित होगी। और ये इसलिए भी यूजफुल होता है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में उनको समझना कठिन होता है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में इन प्रॉब्लम्स को समझना, उन्हें हल करना वो काफ़ी इजी रहता है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि सीएम निर्देश तंत्र या द्रव्यमान निर्देश तंत्र होता क्या है। मान लो कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनके डिफरेंट मासेस हैं, m1, m2, m3 एंड सो ऑन, और ये मान लो इसका द्रव्यमान केंद्र है, सेंटर ऑफ मास। अगर किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ओरिजिन है उसको यहां पर प्लांट कर दिया जाए, उसको यहां पर रख दिया जाए, ये ओरिजिन है, तो इस निर्देश तंत्र में, ये जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इस निर्देश तंत्र में जो सेंटर ऑफ मास है, इस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है, ये हमेशा रेस्ट में रहेगा, क्योंकि ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इस फ्रेम के साथ ही मूव करेगा। तो इसके सापेक्ष, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ये हमेशा विरामावस्था में रहेगा। तो इस तरह के निर्देश तंत्र को द्रव्यमान निर्देश तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम कहते हैं। यानी इस तंत्र में सेंटर ऑफ मास VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू सच फ्रेम, इज इक्वल टू 0। इसलिए इसको ये जो है इसका, अच्छा, ये जब वेग इसका 0 होगा, VCM इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका कुल जो लीनियर मोमेंटम है वो किससे दिया जाएगा? टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू VCM, सेंटर ऑफ मास का वेग, और क्योंकि ये 0 है इसलिए कुल रेखीय संवेग इसका क्या हो जाएगा? 0। इसलिए जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र हैं इनको शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। तो आपको सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र समझ में आ गया। यानी कोई अगर विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, अगर किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र को उस निकाय के सेंटर ऑफ मास से जोड़ दिया जाए तो इस तरह के जो निर्देश तंत्र होगा उसमें सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र हमेशा विरामावस्था में होगा। यानी उसमें VCM will always be equal to 0।
तो इस तरह का जो निर्देश तंत्र है वो द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र कहलाता है। अब प्रयोग जो नॉर्मल लैब में जो भी प्रयोग होते हैं उसमें अगर कोई भी हम निर्देश तंत्र लें, यानी प्रयोगशाला से जुड़ा हुआ कोई भी निर्देश तंत्र है, वो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र या एल निर्देश तंत्र कहलाता है। मान लो ये लेबोरेटरी निर्देश तंत्र है, इसमें एक घटना घट रही है, कौन सी? कणों के टक्कर की, ठीक है ना। उसी घटना को हम किस में देखेंगे? सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में मान लो कोई भी दो पार्टिकल हैं, एक है m1 यानी जिसका मास m1 है, और दूसरा पार्टिकल है उसका रेस्ट मास क्या है? m2 है, ठीक। अब टक्कर से पहले यानी कॉलिजन से पहले वाले पार्टिकल का संवेग क्या है? p1 है, और उसकी ऊर्जा कितनी है? E1 है। और दूसरे वाले पार्टिकल का संवेग हम p2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऊर्जा किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? E2 से। और हम ये मान लेते हैं कि जो दूसरा वाला कण है वो मान लो एट रेस्ट है, यानी विरामावस्था में है। तो m2 क्या हो गया? उसका रेस्ट मास हो गया, और विरामावस्था में इसलिए उसका संवेग p2 दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो संवेग और ऊर्जाएं टक्कर से पहले वाले कण की p1 E1 और दूसरे वाले की, क्योंकि ये एट रेस्ट है इसलिए p2 विच इज 0 एंड उसकी ऊर्जा हो गई E2। और टक्कर के पश्चात मान लो ये पोजीशन हो जाती है इनकी m1 और m2 की। अब ये है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसमें मान लो उन्हीं दोनों कणों के लिए जो संवेग हैं टक्कर से पहले, संवेग और ऊर्जा, वो हो गया P1 डैश और E1 डैश, और टक्कर के पश्चात टक्कर से पहले दूसरे वाले पार्टिकल के लिए हो गया संवेग P2 डैश और ऊर्जा हो गई E2 डैश। और ये टक्कर के पश्चात की स्थिति है, M1 इधर मूव कर रहा है और M2 कण इधर मूव कर रहा है। तो ये हम घटना होते देख रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम से हमने क्या ज्ञात करनी है? P1 डैश E1 डैश यानी टक्कर से पहले प्रथम कण का जो संवेग है और ऊर्जा है, और द्वितीय कण का जो संवेग है और उसकी जो ऊर्जा है। तो ये हम मान लो ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम किस चीज का उपयोग करेंगे? जो हमने चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम जो हमने पढ़ा है, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उस संरक्षण के नियम की सहायता से हम इन राशियों को ज्ञात करेंगे। कौन कौन सी? सीएम निर्देश तंत्र में प्रथम कण के लिए P1 डैश E1 डैश, और दूसरे कण के लिए P2 डैश और E2 डैश। अब फोर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से हम क्या लिख सकते हैं? एस तंत्र में फोर मोमेंटम पहले कण के लिए P1 म्यू प्लस दूसरे कण के लिए P2 म्यू, दिस इज इक्वल टू सीएम निर्देश तंत्र में P1 म्यू डैश प्रथम कण के लिए, और ये दूसरे कण के लिए हो गया P2 म्यू डैश। अब सीएम निर्देश तंत्र में अपने को पता है, क्योंकि रेस्ट मास जो है उसका वो हमेशा विरामावस्था में ही रहता है, क्योंकि उस निर्देश तंत्र को उस निर्देश तंत्र को कहाँ रखा हुआ है?
निकाय के सेंटर ऑफ मास पे ही रखा हुआ है उसके ओरिजिन को, इसलिए सेंटर ऑफ मास का वेग क्या रहता है, 0 के बराबर रहता है। इस कारण से सीएम निर्देश तंत्र में कुल आकाशीय संवेग कणों का वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी P1 डैश प्लस P2 डैश विल बी इक्वल टू 0। ये स्थिति रहेगी सीएम निर्देश तंत्र में। अब सेंटर ऑफ सीएम निर्देश तंत्र में हम कुल ऊर्जा निकालना चाहेंगे, कणों की क्या निकालना चाहेंगे, कुल ऊर्जा। तो सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1, इसका हम खुद के साथ, स्वयं के साथ ही हम स्केलर प्रोडक्ट निकालें। यानी P1 म्यू प्लस P2 म्यू डॉट प्रोडक्ट P1 म्यू प्लस P2 म्यू। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। और राइट हैंड साइड P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश, और इसका डॉट प्रोडक्ट स्वयं के साथ ही, यानी P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश। तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है खुद के साथ ही, तो ये आ जाएगा। और इनका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 म्यू स्क्वायर है ना, प्लस P2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 P1 म्यू P2 म्यू। तो ये आ जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया है, P1 म्यू स्क्वायर प्लस P2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 P1 म्यू डॉट P2 म्यू। और राइट हैंड साइड में हमने इसका स्क्वायर ही लिख दिया, तो P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश का स्क्वायर। अब अपने को पता है कि फोर मोमेंटम क्या होता है, फोर मोमेंटम P म्यू, ये क्या होता है, P यानी आकाशीय संवेग, और IE/c चौथा घटक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो P1 म्यू क्या हो जाएगा, P1 म्यू है ना, और ये हो जाएगा IE1/c। तो देखो ये P1 म्यू डैश है, इसको हम कैसे लिख देंगे, P1 डैश, ये तो 3 घटक हो गए, और ये चौथा आ गया IE1 डैश बाई C, प्लस का चिन्ह एज इट इज आएगा। अब ये P2 म्यू है, P2 म्यू डैश, तो ये आ जाएगा पहले आकाशीय घटक P2 डैश, और ये हो जाएगा कॉमा लगा के चौथा घटक IE2 डैश बाई C, और फिर इसका ये होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P1 डैश प्लस P2 डैश कॉमा I/c, कॉमन इन दोनों को जोड़ देंगे, I/c कॉमन आ गया, और E1 डैश प्लस E2 डैश, और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो इसमें हमने ये यूज किया है कि P म्यू बराबर क्या होता है, P/IE/c, ये इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। अब हमको पता है कि P म्यू का स्क्वायर यानी 4 मोमेंटम वेक्टर लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ 4 मोमेंटम वेक्टर, ये अपन ने पिछली यूनिट में निकाली थी कि P म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस M0 स्क्वायर C स्क्वायर। ये रिलेशन हमने पिछली यूनिट में निकाली हुई है, जहां M0 जो है वो रेस्ट मास है। तो इसको हम पहले वाले पार्टिकल के लिए अगर लिखें, इसका यूज करें, तो P1 म्यू स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा, P1 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रेस्ट मास पहले पार्टिकल का, जो कि क्या है M1, तो ये हो जाएगा माइनस M1 स्क्वायर C स्क्वायर। M0 की जगह क्या आ जाएगा, M1। और इसी तरह दूसरे पार्टिकल के लिए इसका यूज करें, तो P2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू M0,
यानी कि रेस्ट मास विराम द्रव्यमान दूसरे वाले के लिए क्या हो गया m2, तो माइनस m2 स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये दोनों हम यहाँ p1 म्यू स्क्वायर और p2 म्यू स्क्वायर ये हम कहाँ यूज करेंगे, ये हम इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो p1 म्यू स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस m1 स्क्वायर c स्क्वायर, और p2 म्यू स्क्वायर इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस m2 स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब इसके बाद ये राशि है p1 म्यू डॉट p2 म्यू, तो देखो p1 म्यू डॉट p2 म्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p1 म्यू तो क्या हो गया p1 i e1 बाई सी, 4 कंपोनेंट इसके हो गए, 3 तो ये और चौथा ये, डॉट p2 म्यू, p2 म्यू यानी p2 और i e2 बाई सी, इनकी हमने वैल्यू रख दी। देखो p1 ये तो एज इट इज। अब p2 जो है यानी हमारा जो लेबोरेटरी तंत्र है उसमें जो दूसरा वाला पार्टिकल है, दूसरा कण क्या है, वो एट रेस्ट है, वो क्या है विरामावस्था में है, इसलिए उसका जो संवेग होगा p2 वो 0 होगा, है ना। तो वो हम यहाँ पे 0 रख देते हैं और ये बाकी तीनों चीज एज इट इज आ ही रही हैं। अब p1 को इससे 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया, और फिर इसको इससे किया तो i स्क्वायर हो गया माइनस और e1 e2 अपॉन सी स्क्वायर, तो ये आ गया, ये देखो ये इज इक्वल टू आ गया माइनस e1 e2 अपॉन सी स्क्वायर। तो p1 म्यू डॉट p2 म्यू इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस e1 e2 अपॉन सी स्क्वायर। तो हमने इन तीनों की वैल्यू यहां पर निकाल ली। अब हम आते हैं इसके राइट हैंड साइड पे, यानी ये इसमें हम देखें तो E1 डैश प्लस E2 डैश ये क्या है, CM निर्देश तंत्र में कणों की कुल ऊर्जा, और इसको मान लो हम मान लेते हैं E डैश। ठीक है, तो E1 डैश प्लस E2 डैश को हम क्या ले लेते हैं E डैश ले लेंगे। तो अब यहां देखो क्या आ जाएगा, पहले तो वो तीनों वैल्यूज पुट कर दी जो अभी निकाली थी, माइनस m1 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2e1 e2 सी स्क्वायर, ये हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में E1 डैश प्लस E2 डैश क्या ले रहे हैं हम E डैश के बराबर, है ना, और स्क्वायर किया तो I स्क्वायर तो माइनस हो गया, है ना, तो ये हो गया E डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो माइनस E डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और अपने को अब यहां पर ये और है P1 डैश प्लस P2 डैश, ये 0 के बराबर है ही। देखो ये यहां पर क्या है, CM निर्देश तंत्र में कुल आकाशीय संवेग क्या होता है 0 के बराबर, यानी P1 डैश प्लस P2 डैश इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो वो यहां पर हमने क्या किया 0 के बराबर रख दिया, तो इसका स्क्वायर ये भी 0 हो गया, तो इसके कारण केवल यहाँ क्या आ गया माइनस E डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब E2 अपने को पता ही है, यानी प्रयोगशाला तंत्र में स्थिर कण की ऊर्जा E2 क्या है m2 सी स्क्वायर, ठीक ना, क्या m0 सी स्क्वायर होती है, तो वो m0 की जगह क्या आएगा m2, तो m2 सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे E2 की जगह यहां पर क्या रख देंगे m2 सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा माइनस 2e1 m2। तो देखो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये तो एज इट इज, ये भी एज इट इज, और ये हो गया माइनस 2e1 m2, और राइट हैंड साइड एज इट इज ये माइनस E डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, सी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई किया और माइनस से माइनस इधर हटाया तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो m1 स्क्वायर c4 m2 स्क्वायर c4 और प्लस 2e1 m2 और c स्क्वायर, ये हो गया E डैश स्क्वायर के बराबर, यानी E डैश का मान आ गया अंडर रूट ऑफ दिस।
तो ये आ गई सीएम निर्देश तंत्र में कणों की कुल ऊर्जा। जो दोनों कण हैं उनकी कुल ऊर्जा आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। हैव ए नाइस डे।